आज फिर राधिका का खत आया था। मैं हैरान था कि हर रोज तो मोबाइल पर इतनी बातें होती है, फिर खत लिखने की नौबत कैसे आ गई। दरअसल हमें मिले साल भर हो गया था, इसलिए उसके गिले शिकवे बहुत बढ़ गए थे। भारी मन से मैं उसका खत पढ़ने लगा। उस खत में शिकायतें शिकवे उलाहने थे। अगले पेज पर भी बददस्तूर एक दूसरे की जुदाई में गीली लकड़ियों की तरह सुलगते, पानी के बिना मछली की तरह तड़पने का जिक्र था। कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे ना, मुँह तो नहीं फेर लोगे, मैंने तो अपना तन-मन तुम्हें समर्पित कर दिया। कहीं तुम भी मेरे पति की तरह तो नहीं करोगे, मेरे होकर भी। फिर भावुक शब्दों में लिखा था, मैं यहाँ इतने लाखों इंसानों के बीच अकेली लगातार अपनी पहचान खोती जा रही हूँ। तुम में वह नज़र आता है जो दूसरों में नहीं आता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने में गर्व महसूस करूँगी। कहीं तुम बदलने तो नहीं लगे हो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम हारने लगे हो। तुम मिले थे तो लगता था कि अब मेरा कोई है जिसके सहारे मैं जीवन को सार्थक ढंग से काट सकूंगी। अब लगातार तुमसे दूर रहकर एक अनसोचा डर मुझे खाए जा रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। अब तुमसे कब मुलाकात होगी? पिछले एक साल से राधिका मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आई थी। एक दिन के कई बार फोन करती, अपनी कहानियां मुझसे डिस्कस करती। हमारी बीच हर किस्म का फासला था, उम्र का, स्थान का, ख़यालात का, नज़रिए का। 1 साल पहले पुणे में राधिका से मेरा परिचय हुआ था। राधिका एक सरकारी कॉलेज में लेक्चर थी। उसके 2 कविता संग्रह आ चुके थे, विवाहित थी और 2 बच्चों की माँ थी। विश्वविद्यालय परिषद में बने विश्राम गृह में हमें ठहराया गया था। वहाँ हमारे कमरे आमने-सामने थे। मेरे नाम से वह बहुत पहले से ही वाकिफ़ थी, क्योंकि मेरी कहानियाँ पिछले कई वर्षों से अच्छी पत्रिकाओं में छप रही थी और मेरे 5 कहानी संग्रह भी छप चुके थे। अभी गोष्ठी का पहला ही दिन था और राधिका ने मुझे ढूँढकर अपना परिचय दिया। मैं राधिका वेदी। आप तो मुझे जानते नहीं होंगे, मगर मैं आपको नाम व चेहरे से अच्छी तरह जानती-पहचानती हूँ। मैंने मज़ाक में कहा, क्या मेरा नाम इतना बदनाम है कि बिना अपना परिचय दिए आपने मुझे पहचान लिया? नहीं सर, आपकी तो हमारे शहर की सभाओं में अच्छी धूम है। हम तो आपको आमंत्रित करने की योजना बना रहे थे। मैं तो समझी थी कि आप बुजुर्ग होंगे, जैसा कि आपकी कहानियाँ की परिपक्वता से अंदाज़ा लगता था, मगर आप तो मुझसे भी ज़्यादा जवान निकले। अजी, अभी तो मैं जवान हूँ, मगर आप भी कम हसीन नहीं हैं। बड़ी देर तक हम साथ-साथ बैठे चहकते रहे। गोष्ठी के पहले सत्र के बाद शाम को घूमने निकल गए। राधिका का अंतरंग साथ पाने के लिए मैंने टैक्सी कर ली थी। इतने सारे लोगों की भीड़ होते हुए भी हम एक-दूसरे में इतने खो गए थे कि सबके किनारे होते गए और पहले ही दिन एक-दूसरे के इतने करीब आ गए कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। राधिका तो मेरे नाम की दीवानी थी। मेरी बहुत सी कहानियों की कटिंग उसने फाइल में सँभाल कर रखी हुई थी। नई कहानियों के अंत उसे पसंद नहीं थे। उनके बारे में हम बातें करते रहे। लगातार बातें करते वहाँ ज़रा नहीं थकी थी। मेरी नई कहानियाँ उसे जवानी याद थी। इस वजह से भी मेरी उत्सुकता उसमें बढ़ गई थी। एक तो वह गज़ब की सुंदर थी और फिर बुद्धिजीवी भी। ऐसी स्त्रियाँ तो कहानियों में ही मिलती है। उसने लेखक के बारे में हज़ारों सवाल पूछे। वह ठहरी साहित्य में पीएचडी और मैं विज्ञान में स्नातक। साहित्य राधिका के रोम-रोम में बसता था। बस एक समस्या थी उसकी, पढ़ने के मामले में उसकी बात ठीक थी, मगर जब कुछ लिखने की बात आती तो कागज़ कलम दगा दे जाते थे। उस शाम हम गोल बरामदों में घूम रहे थे। पहले दिन ही उसने अपना जीवन की सारी बातें मुझे बता दी और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी झाँक लिया था। अकेले पुणे आने की यह उसकी पहली यात्रा थी। उसके पति महोदय को के साथ आना था, मगर ऐसा वक़्त पर एक दिन पहले उसे अपने बॉस के साथ मुंबई जाना पड़ा। बच्चे अपनी माँ को सौंप कर राधिका इस 500 किलोमीटर के सफ़र पर अकेली चली आई थी। अगले दिन कवि सम्मेलन था, जिसमें उसे भी कविता सुनानी थी। देश भर से चुने हुए साहित्यकार आमंत्रित थे। बार-बार राधिका का मुझे सर कहना अखर रहा था। मैंने कह दिया कि अब हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी है। अब तो मुझे सर कहकर न बुलाओ। राधिका चहकी, नहीं सर, आप तो मेरे गुरु हैं। अब तो आपकी ही दीक्षा से ही मेरा कल्याण होगा, चाहे दोस्त समझिए या अपनी शिष्या। अब तो आप ही मेरे जीवन सार्थक करेंगे। भागते-भागते मैं थक गई हूँ। आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण। मुझे झिझक हो रही थी। इतनी सुंदर और सुशिक्षित स्त्री, उम्र में मुझसे 10 साल छोटी, सरकारी कॉलेज में लेक्चर,
मुझे साधारण व्यक्ति की इतनी इज्जत करती है। शायद मेरी कहानियों की वजह से ऐसी औरत का साथ पाने के लिए जैसे मैं बरसों से तरस रहा था। अब मेरी चिरचंचित इच्छा पूरी होने जा रही थी। अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह काँप रहा था, कहीं वह बंद आँखों का सपना तो नहीं। उसके साथ कहाँ तक जा पाऊँगा मैं? राधिका कहीं जा रही थी। खाना तो हम बाहर ही खाकर आए थे। गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में अभी मेहमानों के खाना ख़त्म नहीं किया था। कुछ लोग मुझे ढूँढ रहे थे। मुझे उनसे दूर रखने के लिए राधिका मुझे अपने कमरे में ही ले गई। पॉजेसिव होने की इंतहा थी यह। मन ही मन मैं भी गहरे रोमांच में था। चाहता था कि हमारा यह संबंध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम हो, मगर बहुत गहरे धंसने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तो उसे नज़दीकी से छूकर महसूस करना चाहता था। हमारे बीच हज़ार मील का फासला था। हम दोनों शादीशुदा थे, बाल-बच्चे वाले थे। हमारी दोस्ती का आधार साहित्य ही था और अट्रैक्शन था, जो विपरीत लिंगों में अक्सर होता है कि वे एक दूसरे के प्रति बड़ी तेज़ी से खिंचे चले आते हैं। मगर बाद में राधिका तो दीवानगी की हद तक मुझे पसंद करने लगी थी। इन 5 दिनों की गोष्ठी का एक-एक पल मेरे साथ बिताना चाहती थी। दरअसल मेरी भी कमज़ोरी थी कि मैं भी उसके रूप पर मोहित हो गया था। इतना कभी किसी ने मुझे नहीं चाहा था। मैं चाहता था कि वह मुझे अपनी बाहों में भर ले। राधिका कह रही थी, "सर, आपका तो पता नहीं, मगर मुझे आज मन की मुराद मिल गई है। आपको इतना करीब देखकर मैंने अपनी सभी वर्जनाओं को, मर्यादाओं को तिलांजलि देने का मन बना लिया है। किसी भी कीमत पर मैं आपको सारी उम्र के लिए अपने लिए माँग रही हूँ। मेरा सब कुछ ले लो, मगर अपना साथ मुझे दे दो। आपके साथ मेरी गज़ब की केमिस्ट्री मिलती है। मैं जानती हूँ कि इतनी दूर रहकर हम एक-दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े रह सकते हैं। आजकल मोबाइल है और फिर समय-समय पर हम मिलेंगे ना। आप सब कुछ जानते समझते हैं। मैं खुद की ही स्वयं को आपको समर्पित कर रही हूँ। समाज इसे गलत समझता होगा, मगर आपको सदा के लिए अपने दिल में बसाने के लिए मैं इसे ज़रूरी समझती हूँ। हमारे बीच जिस्म की दीवार नहीं होनी चाहिए। मेरा स्वार्थ आपसे कुछ अनुचित काम करवाना नहीं है, मगर आपका साथ अब मुझसे छूटेगा नहीं। राधिका मन बना चुकी थी। अब उसे कोई तर्क देकर समझाना संभव नहीं था। अंदर ही अंदर खुद मैं भी उसके रूप का दीवाना हो चला था। वह मेरे गले से लिपट गई और उस रात हमने दिल खोलकर एक-दूसरे से प्यार किया। धनुष की प्रतीक्षा पर बाण सरीखी चढ़ी राधिका ने दिल से मेरे सामने खुद को प्रस्तुत कर दिया। मैं तो यह देखकर रस विभोर हो गया कि साहित्य में लिखी जाने वाली ये बातें कभी मेरे साथ सच भी हो सकती है। मैंने राधिका से कोई सवाल नहीं किया। उसने इस जिस्मानी प्रेम को लेकर एक ही तर्क दिया कि दिमागी खुराफात से साथ-साथ अगर हम एक-दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण भी होता तो हमारा साथ कभी छूटेगा नहीं। आप मेरी तरफ खींचे चले आएँगे। वे 5 रातें मैंने राधिका के साथ असीम आनंद से साथ काटी। पहले मुझे लगा था कि शायद पति के में कोई कमी होने के कारण राधिका ने पहली ही नज़र में मुझसे जिस्मानी संबंध बनाने का मन बना लिया हो, मगर जब उसने विस्तार में चर्चा हुई तो पता चला अपने पति से उसे कोई शिकायत नहीं थी। एक ही डंडे का जीवत जीते-जीते वह बोर हो गई थी। मुझे सामने पाकर उसे लगा कि हज़ार मील का फासला काटने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वह मुझसे आशिक व महबूब की तरह पेश आए। राधिका ने प्रस्ताव में कोई गंदगी नहीं थी। वह आज की औरत की तरह कुछ नया अनुभव करने के लिए राधिका ने भी जिस्म की हदें से आगे देखने का साहस करना चाहा और वह कामयाब रही। चलते समय हमारा मन बहुत भारी था। हमें अपने-अपने घरों को लौटना था। सपनों की दुनिया की अवधि कितनी होती है, आँख खुलते ही आदमी खुद को यथार्थ की ज़मीन पर पाता है। आज राधिका के इस भावुक खत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे बीच आखिर कैसा रिश्ता है। राधिका भी अपने उद्देश्य से भटक रही थी और मैं भी उसे ही सब कुछ मान बैठा था। ठंडे मन से मैंने उसे जवाब दिया, "राधिका, अपने सुंदर नाम के विपरीत तुम्हारा यह अरण्य रोदन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मान लो।" हमें भरी मुस्कान छा गई।